So 4410 is compilation engagement. It is very simple. यहाँ पे I am assisting the management in preparation of financial statement. मतलब मैं यहाँ पर मेरी कोई प्रोसीजर नहीं लगा रहा, ना तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगा रहा हूँ, ना तो ऑडिट वाली, ना तो रिव्यू वाला। मैं मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो मैकडॉनल्ड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मल्टीपल ब्रांचेस। अब वो लोग बोल रहे हैं कि ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना। क्या करना? देखो आजकल तो कंसोलिडेशन के लिए भी क्या बन चुके हैं सॉफ्टवेयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको कंसोलिडेट करना होगा, इसको कंसोलिडेट करना होगा, तो कोई मैन्युअली नहीं करने लगता है। वहां पे वो लोग के पास आईटी स्ट्रक्चर ही बना हुआ है जिससे सारी चीजें क्या हो जाएगी, कंसोलिडेट। बट लेकिन अज्यूम करो कि तुमको क्या बोला गया है कि भाई हेल्प करो कंसोलिडेशन के लिए। इसके लिए हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, तुम्हें भी पता है तुम्हारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जहाँ पे सब्सिडरीज होगी 51% से ज्यादा है, उसमें लाइन टू लाइन हम सारी चीजों को क्या करते हैं, ऐड। बट लेकिन अगर कोई जॉइंट वेंचर्स है तो लाइन टू लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा कंसोलिडेशन बनाने के लिए मैनेजमेंट हमारी हेल्प यूज करता है। सो कंसोलिडेशन इज जस्ट एन एग्जांपल। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो लोग हमारी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल 2-3 ब्रांचेस है, अकाउंट्स को कंपाइल करने के लिए लोग को क्या चाहिए, हेल्प। तो वी आर असिस्टिंग देम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन शॉर्ट अज्यूम करो क्या अब उनके अकाउंट्स टीम का हिस्सा है। समझ रहे हो? अभी है ना, हम ऑडिटर रहे नहीं, वी आर असिस्टिंग देम इन प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम एज एन ऑडिटर काम कर रहे हैं कि उनकी अकाउंट्स की टीम का एक हिस्से की तरह काम कर रहे हैं, अकाउंट्स की टीम। तो प्रैक्टिशनर असिस्ट मैनेजमेंट with preparation and presentation of financial statement in accordance with what, without obtaining any assurance। मतलब मैं यहाँ पे कोई अश्योरेंस ही नहीं दे रहा हूँ ना, मैं तो तुमसे को क्या करके दे रहा हूँ, कंसोलिडेट बना के दे रहा हूँ, ब्रांच के अकाउंट्स को कंपाइल करके दे रहा हूँ। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस दिया? क्या मैंने कोई भी यहाँ पे मेरी प्रोसीजर लगाई? नहीं। इट अप्लाइज टू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट and other than historical financial statement, and also the non-financial information after necessary adaptation। तो यहाँ पे ये चीज हिस्टोरिकल को तो लगती है, बट लेकिन क्लाइंट ने बोला भाई देखो मैं शार्क टाइम में जा रहा हूँ, मेरे को अगले 5 साल का क्या बना के देने का है प्रोजेक्शन, तो मेरे को उसमें भी असिस्ट कर। क्या मैं उसमें असिस्ट कर सकता हूँ? यस। खाली ये जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बहुत अपने को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट। तो स्टैंडर्ड मोरलेस किसके बेसिस के ऊपर बनाया गया है, हिस्टोरिकल। बट लेकिन नॉन हिस्टोरिकल के लिए भी क्या मैं उनको असिस्ट कर सकता हूँ? यस। स्टैंडर्ड को हल्का सा क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भले मैं उनको कंपाइलेशन के लिए हेल्प कर रहा हूँ, आई एम जस्ट असिस्टिंग देम। क्या SQC 1 एप्लीकेबल होगा? यस। बिकॉज याद करो मेरा पहला लेक्चर ऑडिट हो, रिव्यू हो, एश्योरेंस हो के रिलेटेड सर्विस हो, SQC चारों चार चीजों के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल। तो यहाँ पे SQC का एप्लीकेबल होने वाला है। तो व्हाट इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वापस एक बार पढ़ो। इन अकॉर्डेंस विद, without, it applies to historical financial statement and other than, ठीक है। तो SQC क्या करेगा, सबको क्या करेगा, अप्लाई करेगा। क्या यहाँ तक सबको समझा? इसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सी नॉन फाइनेंशियल मतलब हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, कोई ग्राफ्स होते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए जो भी MIS के लिए जो भी रिपोर्ट्स चाहिए, हम वो सारी चीजें बना के दे रहे हैं, उसे हम क्या कह देंगे, नॉन फाइनेंशियल। मतलब फॉर एग्जांपल समझो एनालिसिस के लिए पूछा गया है कि भाई देखो हमारे कौन से सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग ने एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिपोर्टिंग करके दी हुआ है। कौन से एक्सपेंडिचर हमारे भाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ रहे हैं, हम अपना फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इनमें क्या हो गई, नॉन फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का हिस्सा नहीं। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो वहां पे टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करो। SRS 4410 deals with practitioner responsibility when engaged to assist the management with of historical financial information without obtaining any assurance on the information and the report to the engagement in accordance with SRS। ये किसको लगेगा, हिस्टोरिकल को, अदर देन हिस्टोरिकल और नॉन फाइनेंशियल को भी आफ्टर अडेप्टेशन, और साथ ही साथ क्या लगने वाला है, SQC 1। ठीक है। सो ये लोग क्या कहते हैं, देखो कंपाइलेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नॉन फाइनेंशियल?
फाइनेंशियल ईयर में हिस्टोरिकल है, मैं आंख बंद करके क्या लगा दूंगा, SRS 4410। बट अगर नॉट हिस्टोरिकल है या तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं SRS को लगाऊंगा, बट लेकिन मेरे को वहां पे थोड़े बहुत क्या करने पड़ेंगे, एडेप्टेशन करने पड़ेंगे। क्या सबको समझा यहाँ तक? एक बार से वहां पे लेफ्ट में ही लगा दो ना, वो कर लो। सैटरडे संडे तुमको ऑडिट है, फिर मंडे से कौन सा लेक्चर है? अच्छा ओके, DT भी चलेगा। सैटरडे को टैक्स नहीं होता? हो गया? हाँ दोनों में लगेगा, 4410 मुझे सिर्फ एडेप्टेशन के साथ है, ये नॉर्मली लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वापस वो लोग ने वही समझाया, व्हाट इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा। हम उनको असिस्ट करना चाहते हैं इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द AFR। अब यहाँ पे व्हाट आर द पर्पस, देखो हम क्यों उनको हेल्प करना चाहते हैं, क्यों असिस्ट करना चाहते हैं। lot of time there may be a mandatory periodic requirement by law and regulation, मतलब फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज हम लोग ने पढ़ा है कि सेबी कहता है कि हर क्वार्टर पे तुम्हें क्या फाइल करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न्स। तो वहां पे इट इज अ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के पीरियोडिक पर्पस पे पीरियोडिक बेसिस पे करना पड़ेगा, तो हम वहां पे उनको असिस्ट करना चाहते हैं। बट लेकिन दिस इज नॉट रिलेटेड टू द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, हम ये कर रहे हैं फॉर द मैनेजमेंट रिव्यूज, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। समझो मैनेजमेंट को हर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट चाहिए, कंपाइलेशन रिपोर्ट चाहिए, जिसके ऊपर वो लोग क्या ले सके, डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे फॉर मैनेजमेंट या PCWG इंटरनल के लिए, या तो एक्सटर्नल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हें ग्रांट चाहिए तो तुम्हें हर क्वार्टर बेसिस के ऊपर या हर 6 मंथ्स के बेसिस के ऊपर तुम्हें हमें एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि तुम लोग ने कितना खर्चा किया है, तुम्हारा जितना खर्चा होगा, वैलिड खर्चा होगा, उसका 20% हम देंगे। तो काफी बार हम लोग को उस पर्पस के लिए चाहिए, या तो फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए चाहिए, कोई कंपनी के साथ हमारा क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है, अक्विजिशन हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या बनाया जा सकता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम कंपाइल कर रहे हैं, क्यों कंपाइल कर रहे हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे खुद के इंटरनल यूज के लिए, या तो कोई एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज में कौन यूज कर रहा था, मैनेजमेंट। बट लेकिन एक्सटर्नल यूज में हम बाहर वाली पार्टी को दे रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए भी हो सकता है।
अब ये लोग बोल रहे हैं इट डज नॉट रिक्वायर द प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब मैं तो सिर्फ कंपाइल करके दे रहा हूँ, अब वो लोग ने मेरे को जो भी डेटा दिया मैं उसको सिर्फ क्या करके दूंगा, कंपाइल कॉपी चाहिए। देखो आज तेरा इसका काम तूने ले लिया है, शटर डाउन होते जा रहे हैं। कितने बजे खत्म हुआ कल रात को काम? 12 बजे घर आते हो कि? मेरे को लगता है बिग फोर हो के कौन से, मेरे को लगता है ऐसा सब हर एक फॉर्म में, मतलब हर एक की ऐसी हालत होगी। मतलब मेरे को एक्चुअली जितने भी ना, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब एकदम मैंने नया नया टीचिंग चालू किया था ना, तो जब फ्रेंड्स थे, जब सब इंडस्ट्री में जाते हैं, तो तब वो लोग को लगता था यार तुम कितना काम करते हो सुबह 7 AM से 9 PM। अब मेरे को जितने भी मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं ना, सब बेचारे दुखी मिलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा हुआ तुम्हारी लाइफ ही सॉर्टेड है। मतलब जितने भी लोग मिलते हैं सबका ये 12-12 बजे का जाने दो। पर लेकिन दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन ऑफ माई एज जिनको ऐसा हाइपरटेंशन मतलब बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज आ रहा है, बोले स्ट्रेस लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यार अपना पूरा इंडस्ट्री ही ऐसा हो गया है। like, लगता है थोड़ा कुछ इंडस्ट्री ऑल्सो डिपेंड्स कौन से उसको बट लेकिन फिर मान लो वहाँ पे तुम पे भी उतना ही मिलता है ना। बड़े कोई अलग प्रोफाइल में होना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी तुम लोग को अगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ ईएसजी और सबके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ करना चालू करो, आई एम टेलिंग यू इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम इन द नेक्स्ट 3 इयर्स उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। जैसे फॉरेंसिक में एक बहुत बड़ा बूम आया था ना, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ ईएसजी प्रैक्टिसेस इंडिया में इतनी नहीं, ट्रस्ट में इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग फोकस करना चालू कर रहे हैं एंड इनफैक्ट देयर इज आल्सो एमबीए इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ एंड ईएसजी। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर थोड़ा फोकस करना चाहो तो सी वहां पे है ना, वैसे वाले उस लेवल वाले ड्यू डेट्स नहीं है ना, उस लेवल वाला तुमको प्रेशर नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग ड्यू डिलीजेंस का काम कर रहे हैं, वो लोग का लाइफ इज सॉर्टेड बिकॉज दे डोंट हैव दैट ड्यू डेट्स दैट ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है। पर लेकिन उनके ऊपर इतना नहीं है ना कि ये डेट तक रिपोर्ट फाइल करना ही पड़ेगा। थोड़ा डिले भी हुआ तो चलेगा, तो ड्यू डिलीजेंस वाले भी आर आल्सो हैविंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। आ गई देखिए। सो वापिस एक बार अपन ने क्या बोला, पर्पस क्या है, सबसे पहले क्या है, दूसरा क्या है अनरिलेटेड मैंडेटरी सर्विसेज। अनरिलेटेड मैंडेटरी सर्विसेज में अपन ने क्या बोला, एक क्या होगा इंटरनल यूज, दूसरा क्या होगा, क्या ज्ञान दे दिया सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्या आएगा तुम्हारे, WIRC ने इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग रखा भी था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सेशन, अब भी रखा था आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मंथ प्रायर। देखो अभी कहीं पे ऐसे और सेशन होते रहेंगे ना, तो वो है अटेंड दैट। कोई एक आई फॉरगॉट सम बिग फोर पर्सन जो पार्टनर थे उसने वहां पे से छोड़ दिया और अपना खुद का स्टार्टअप चालू किया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए से। तो इफ पीपल आर टेकिंग दैट अमाउंट ऑफ रिस्क, पार्टनर लेवल बंदा वाला छोड़ के कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो नहीं करेगा। और अभी तो मतलब बहुत सारे फर्म्स को उसका चीज एप्लीकेबल होते जा रहा है। फिलहाल राइट नाउ इन इंडिया इज टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, बट लेकिन मेरा हिसाब से अब तुम समझो कि इन द नियर फ्यूचर मे बी बाई 2025 it will be applicable to all listed entities। इसके बाद इन द नियर फ्यूचर अगर समझो 2027 या 2028 तक वो लोग लिस्टेड एंटिटीज को छोड़ के पब्लिक एंटिटीज जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर या करोड़ होगा उसको भी कवर करना चालू करेंगे। सो बाई 2030 दिस विल बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री। बस बोले ना एनवायरमेंट की जो भी अवेयरनेस है आती जा रही है, बहुत सारे केसेस भी होते जा रहे हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से बाई 2030 बहुत सारी कंपनीज कवरेज में आ जाएगी। अगर समझो कुछ नहीं तो लिस्टेड एंटिटीज भी सारी की सारी आ गई, तो कितनी लिस्टेड एंटिटीज है और मार्केट में कंपटीशन नहीं है ना, बिकॉज योर एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस। बाकी सब अडेप्ट करेंगे, करना चालू करेंगे, तब तक अगर तुम उस इंडस्ट्री में कुछ कर लेते हो। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, व्हाट इज द पर्पस। तो पहले अपन ने पढ़ा व्हाट इज द कंपाइलेशन, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा व्हाट इज द पर्पस। बताओगे वापस पर्पस क्या है, दूसरा क्या वाला अपन ने अनरिलेटेड में क्या वाला अपन ने, it does not require practitioner to verify the accuracy of the information as it is not as assurance engagement।
ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? मेरा ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। मेरे पास जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज में मैनेजमेंट को हेल्प करना चाहता हूँ टू असिस्ट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे को आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना, मेरे को ये एफआरएफ आता है, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज के साथ उनको हेल्प करना चाहता हूँ इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, एंड एट द एंड मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ इन अकॉर्डेंस विद व्हाट SRS। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आई वांट टू असिस्ट देम, एंड एट द एंड मेरे को उसके ऊपर क्या दे देना है, अपना। तो अपन ने 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला क्या पढ़ा अपन ने, व्हाट इज अ कंपाइलेशन। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, व्हाट इज द पर्पस। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। क्या यहाँ तक पब्लिक को समझ रहा है? ठीक है, हाँ करेंगे ना, इसका भी रिपोर्ट का फॉर्मेट आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो स्कोप जो है वो वेरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब मेरे को बोला गया एक काम कर, तू पूरा कंसोलिडेशन बनाने में वो करूंगा। मेरे को बोला है कि भाई देखो जीकेशा क्लासेस के 90 ब्रांचेस है, हमें उससे पहला सूरत और वडोदरा ब्रांचेस जो है उसका अकाउंट कंपाइल करने के लिए, तो मैं उतना काम करूंगा। तो मेरा स्कोप जो होगा वो वेरी करेगा कि मेरे को किस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है। सेकेंडली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। मतलब मैं कुछ चेक नहीं करने वाला हूँ कि मेरे को वडोदरा और अगर राजकोट का जो डेटा मिला वो डेटा कंप्लीट है कि नहीं, वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं। वो लोग ने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी, मैं उसको कंपाइल करके उनको दे, मैं उससे ज्यादा उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रोसीजर लगाने वाला। तो however financial statement are prepared based on the information provided by the management. In some engagement, management may have already prepared draft of the preliminary form. मतलब वो लोग ने ऑलरेडी बना दिया है। वो लोग हमसे सिर्फ एक एक्सपर्टीज चाहते हैं कि यहाँ पे तू ओपिनियन मत दे। पर मेरा जो स्टाफ है भाई वो नया है, उन्होंने आज तक कभी नहीं बनाया था कंसोलिडेशन। यू हैव द एक्सपर्टीज, तू यहाँ पे सिर्फ देख ले कि मेरे स्टाफ ने कंसोलिडेशन बराबर बनाया है कि नहीं। अभी भी है ना, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एन, मैं सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ कि स्टाफ ने कंसोलिडेशन बराबर से किया है कि नहीं किया है। तो एम आई एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन? नो। तो हो सकता है मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कंपाइलेशन, दे हैव मेड अ ड्राफ्ट और अ प्रिलिमिनरी, आई एम जस्ट असिस्टिंग, आई एम जस्ट रिव्यूइंग के बराबर से हुआ है कि नहीं। मैनेजमेंट रिटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारी जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं काफी जगह पे हमें जजमेंट लेनी पड़ती है। वो जजमेंट भी है ना, मैं एज एन ऑडिटर नहीं लेना, ये सारे जजमेंट भी कौन लेने वाला है, मैनेजमेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट किसका है, मैनेजमेंट। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करें, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करें, ये भी काम मैं नहीं करने वाला हूँ, ये काम कौन करेगा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने बोला भाई यहाँ पे हमें फीफो करना है, स्टॉक में फीफो करेंगे। वो लोग ने बोला वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से हम लोग ने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो समझो मैनेजमेंट ने बोला इंडेक्स 110 के हिसाब से इसको फेयर वैल्यू पे करो, हम फेयर वैल्यू पे करेंगे। तो जो जो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये कौन डिसाइड करने वाला है, मैनेजमेंट। मेरे को कुछ करने का यहाँ पे नहीं। तो दे विल सिलेक्ट एंड अप्लाई द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डेवलप द एस्टिमेट। Different financial reporting framework may be used, for example, nature of the entity, intended use, etc. मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, याद करो अपन ने पीछे एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। एक क्या होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक क्या होता है स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस सिर्फ किसके लिए होता है, इंटेंडेड यूजर्स, याद आ रहा है, सिर्फ डिबेंचर होल्डर के लिए बना दिया। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो कंपाइलेशन कर रहा हूँ सिर्फ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, क्या वो स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से भी हो सकता है, यस। तो अपन ने कितने पॉइंट्स पढ़े यहाँ पे, 5। पहला अपन ने क्या पढ़ा, स्कोप। क्या है स्कोप, रीड करूँ। However, financial statement are prepared based on the, in some engagement management have already, फिर management retains the developing the estimates, financial reporting framework जो prepare करेंगे डिपेंड करेंगे किसके ऊपर। फिर उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मेरे को बताओ 5 एथिकल रिक्वायरमेंट हमेशा क्या होती है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंडिपेंडेंस इज आल्सो एथिकल रिक्वायरमेंट। पर मेरे को क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, नहीं। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा क्या फॉर्मूला दिया था, अगर मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, पर अगर अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ तो मेरे को इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। मैं क्या यहाँ पे कोई अश्योरेंस दे रहा हूँ, क्या है, नहीं। तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं। सीरा ये ध्यान रखना, बस इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक है, अपन अभी रिलेटेड सर्विस करें, फिर हम अश्योरेंस सर्विसेज करेंगे।
फिर हम रिव्यू सर्विसेज करेंगे। तो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट विल गो एवरीवेयर, इट में क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो टू रूल आउट द कंफ्यूजन, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, या इफ यू आर, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सो अभी से मैं मतलब एसएई और एसआरई तुमने नहीं पढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब नॉन हिस्टोरिकल के ऊपर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मॉडरेट बट नॉन हाई एश्योरेंस दे रहा हूँ, बट क्या मैं ओपिनियन दे रहा हूँ? यस। क्या वहां पे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा? यस। स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू मतलब रिव्यू क्या होता है? हिस्टोरिकल के ऊपर। जब मैं मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस दे, बट क्या मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ? यस। क्या इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा? यस। रिलेटेड सर्विस, क्या एश्योरेंस सर्विस है? क्या नहीं, ये कौन सी सर्विस है? नॉन एश्योरेंस। मेरे को इंडिपेंडेंट होना जरूरी। ठीक है, तो एक थंब रूल, आज के बाद जब भी इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट आएगा, इंटीग्रिटी वाला पॉइंट आएगा, हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा अपने आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एश्योरेंस है कि एश्योरेंस नहीं है। एश्योरेंस नहीं है तो मेरे को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, एश्योरेंस है तो मुझे क्या होना पड़ेगा? क्या सबको यहाँ तक समझा? चलो, एक अपन ने देखो पॉइंट नंबर कहाँ से चालू किया, व्हाट इज कंपाइलेशन, पहला वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव, फोर्थ पॉइंट व्हाट इज द स्कोप एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। पहले इतनी चीज से टेक्स्ट बुक से रीड कर लो। ठीक है, वहां पे वो ऑलरेडी मैंने उसको बराबर से समराइज किया हुआ है, बट एक बार रीड करो कि कोई वर्ड्स में कोई डाउट आ रहा है।
ठीक है चलो, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, एथिकल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। देखो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर तुम्हें याद हो ऐसे 210 का, हम वहां पे एक आंसर पढ़ते हैं रोजी करके। रोजी करके वहां पे आंसर में क्या था, सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोर क्या होने वाला है। याद आ रहा है ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था, कुछ धुंधला धुंधला से याद आ रहा है। लास्ट लेक्चर का भी तुम्हें याद हो तो भी मैं खुश हूँ। ठीक है, पढ़ो यहाँ पे से SC210। कंटेंट्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर क्या होते हैं, हम लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, फिर हम लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, हम लिखेंगे रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब जब यहाँ पे भी हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सिमिलर चीजें लिखेंगे। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के बदले क्या वर्ड यूज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड चालू हुआ वहां पे जाके ऊपर लिख दो, तो व्हाट इज द वर्ड दैट वी विल यूज, प्रैक्टिशनर। या तो 4400 में मैंने क्या लिखवाया था, ऑडिटर, तो वहां पे एज द एंड प्रोसीजर तो मैं किस वाली लगा रहा था, ऑडिटर। पर यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रैक्टिशनर, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड ऑडिटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। जजमेंट लेना किसका काम है, मैनेजमेंट। फिर हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। आई से हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एएफआर। बस इधर एक पॉइंट है ना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ईदर इट्स यूज और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रहा हूँ उसका इंटेंडेड यूज क्या होगा। ठीक है, आई एम असिस्टिंग यू इन प्रिपरेशन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो व्हाट विल बी द यूज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। क्या मेरे हिसाब से उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ईदर इट्स यूज और डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो पॉइंट मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो टेक्निकली नया पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, आई वाला पॉइंट। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें कहाँ पे थी, हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, नॉर्मल ऑडिट में भी होती थी, तो ये सेम ही चीज है। अब जब हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, एंगेजमेंट लेटर में डालेंगे या तो कोई भी दूसरे सुटेबल रिटर्न अग्रीमेंट। अगर रिकरिंग एंगेजमेंट है, रिकरिंग एंगेजमेंट मतलब वापस मेरे को नेक्स्ट ईयर सेम चीज के लिए अपॉइंट किया गया, तो मेरे को क्या वापस ये सारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस करने की जरूरत है क्या, नहीं। याद करो, बताए वो मोरॉन्स वाला केस आता था, मैनेजमेंट वहां पे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या हो रहा है चेंज, या ऐसा कुछ हो रहा है। समझो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के साथ साथ ओनरशिप चेंज हो गई, तो मेरे को वापस डिस्कस करना पड़ेगा, वरना मेरे को ये करने की जरूरत नहीं। तो वहां पे हम लोग ने बोला रिकॉर्डिंग द और अदर suitable return agreement. फिर on recurring engagement evaluate whether the terms need to be, so ये हमारा क्या हो गया, terms of engagement। तो अपन ने 6 किए so far। पहले अपन ने क्या पढ़ा, व्हाट इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो यहाँ पर अपने क्या बोला, प्रैक्टिशनर in presentation of financial statement in accordance with without obtaining any, it applies to and other than historical financial statement and non-financial information after necessary, क्या लगेगा वहां पे, एक्सक्लूसिव। थोड़ी चीजें मैंडेटरी है, थोड़ी चीजें क्या है, नॉट रिलेटेड टू मैंडेटरी। नॉट जो विच इज अनरिलेटेड टू मैंडेटरी किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। डज नॉट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट इज नॉट एन एश्योरेंस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है,
Management in preparation and presentation of financial information to report in accordance with what SRS. Scope क्या आ जाएगा? Scope will depending on the circumstances. However, financial statement are prepared based on the in some engagement management may have already prepared draft or preliminary form. Management retains the application of a judgment by, for example, selection and application of the accounting policies, developing estimates. Different financial reporting framework may be used based on the intended use. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्कोप. फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर. इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हम क्या बोलेंगे वहां पे? पहले क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? प्रिपरेशन ऑफ internal control, accuracy and completeness of the records, judgment. Reference to the expected form and content. फिर क्या आ जाएगा? Objective and understood, identification of the AFR. यहाँ तक सेम था. एक और पॉइंट ऐड हुआ, intended use and any restriction of either its use or distribution. इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन द एंगेजमेंट लेटर या तो कोई भी सुटेबल रिटर्न अग्रीमेंट. रिकरिंग एंगेजमेंट है तो मेरे को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इसे रिवाइज करने की जरूरत है कि जरूरत. Next, whenever we are performing the engagements, तो वहां पे practitioners will obtain understanding of two things. पहले मेरे को understanding obtain करनी पड़ेगी entity के business operation, including the accounting system and the accounting records. और मेरे को understanding obtain करनी चाहिए कि AFRF क्या है. देखो, अगर मेरे को उनका accounts compile करके देंगे, मेरे को तो पता तो होना चाहिए ना कि उनके business क्या है. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम जेके शो क्लासेस का अकाउंट कंपाइल करना है, तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से बिजनेस फंक्शन कर रहा है, हम कहाँ कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या है, तो तुम क्या उसको कंपाइल कर पाओगे क्या? तो ऑब्वियसली यू नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग. फिर तुम्हें ये जो कंपाइलेशन करना है किसके हिसाब से करना है? एएफआरएफ के हिसाब से. मतलब अगर तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंड एस 110. साथ ही साथ तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से तुम्हें लॉ में तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 आता है, वो तुम्हें आना चाहिए. फिर बाद में अगर समझो फिर कोई रेलेवेंट ईएस अगर एप्लीकेबल है तो रेलेवेंट ईएस आना चाहिए. कंसोलिडेशन के लिए शेड्यूल 3 के अंदर भी चीजें लिखी हुई है वो आनी चाहिए. तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? एएफआरएफ. क्या हो गया? ये सारी चीज तुम्हारे लिए एएफआरएफ. तो वो सारी चीज तुम्हें आनी चाहिए. अब जो हम कंपाइल करेंगे किसके बेसिस के ऊपर कंपाइल करेंगे? जो भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन वो लोगों ने मेरे को दिया, अदर इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने दिया है और जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने दिया. जो जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट में मैनेजमेंट से एक बार क्या कर लूंगा? डिस्कस. तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें बनी. पहले मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है. किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है मेरे को? entities, business and operation, businesses and operation including the accounting system and the accounting records. दूसरा किसका? AFR. फिर मैं कंपाइल करूंगा क्या? records, document, explanation, other information, management and judgments by the डिस्कस करूंगा मैं किसके साथ? मैनेजमेंट. क्या डिस्कस करूंगा? सिग्निफिकेंट जजमेंट. प्रायर टू द कंपाइलेशन मैं रीड क्या करूंगा? इन द लाइट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द एएफआरएफ. तो मैं कंपाइल करूं उसके पहले जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मैनेजमेंट ने दिया, मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग था वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं एक बार क्या करूंगा? वो इन्फॉर्मेशन रीड करूंगा. क्यों मैं रीड करूंगा? क्योंकि अगर मेरे को लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन ही सही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला गया था जीके क्लासेस के 90 सेंटर्स है. अब जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे को वहां पे जो मेरे को ईमेल किया गया, मेरे को सिर्फ 87 सेंटर्स का डेटा मिल गया था. मेरे को समझ जाएगा कि 3 सेंटर्स का डेटा मेरे को ईमेल किया गया नहीं है. ये मेरे को कब समझेगा? जब मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया. फिर मैं देख रहा हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है क्या वो एज पर एएफआरएफ है क्या एज पर एएफआरएफ नहीं. मतलब अगर वो लोग ने एएफआरएफ ही कंप्लाई नहीं किया, अब मैं जो कंपाइल करूंगा वो भी एएफआरएफ के साथ कंप्लाई होने वाला नहीं. तो प्रायर टू कंपाइलेशन में रीड कर रहा हूँ जो भी इंफॉर्मेशन है इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज, बिजनेस एंड दूसरा एएफ.
अगर समझो मेरे को एज अ प्रैक्टिशनर पता चला कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है या तो इनअक्यूरेट है। इनकम्प्लीट है मतलब भाई मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा तुम मेरे को क्या दे दो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दे दो तुम? पर मेरे को लग रहा है तुमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो इनकरेक्ट है। क्या इंफॉर्मेशन क्या है? तो मैं तुम्हें उन्हें रिक्वेस्ट क्या करूंगा कि तुम इंफॉर्मेशन क्या कर दो, करेक्ट कर। इफ द प्रैक्टिशनर इज अनएबल to complete because with management fail to provide the complete information, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर समझो वो लोग इनकरेक्ट जो चीज है थी उसको करेक्ट नहीं कर रहे, इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट दैट कंप्लाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डज नॉट कंप्लाई विद एएफआरएफ, अमेंडमेंट्स की जरूरत है, एंड कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मिस, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा करेक्ट करो। बट अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है और डज नॉट परमिट द प्रैक्टिशनर टू अमेंड, ना तो वो लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं ना तो हमें रेक्टिफाई करने दे रहे हैं, तो मैं वापस क्या कर दूंगा, विड्रॉ करूंगा। और मैं वहां पे मैनेजमेंट को भी क्या कर दूंगा, इन्फॉर्म, अनलेस आई एम प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, तो मैं वहां पे क्या कर लूंगा, विड्रॉ। सो दो चीजें अपन ने बोली। तो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली इनकम्प्लीट थी या तो इनकरेक्ट थी। पहले इनकम्प्लीट के बारे में बात करते हैं। मैंने मैनेजमेंट को क्या बोला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो। मैनेजमेंट दे देता है तो वेरी गुड। बट अगर मैनेजमेंट नहीं दे रहा है इसलिए मैं कंपाइलेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, विड्रॉ। और मैनेजमेंट को बता दूंगा रीजन कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं कंपाइलेशन कंप्लीट कर सकता नहीं। सेकेंड केस, अगर उन्होंने अपने को इनअक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी, जो इन्फॉर्मेशन दिया क्या वो सही है क्या, नहीं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम इन्फॉर्मेशन को क्या कर दो, करेक्ट कर दो। अब अगर समझो वहां पे हम लोग को ऐसा प्रैक्टिस में लग रहा है कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एएफआरएफ के हिसाब से नहीं है, हमें उसको अमेंड मतलब उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। या मेरे को लग रहा है कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है, वो लोगों को मिसलीड कर रहा है, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा इसे रेक्टिफाई करो। और अगर मैनेजमेंट ने नहीं किया तो इन दैट केस मेरे को क्या करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। पर मैनेजमेंट मेरे को खुद भी अमेंड करने दे रहा नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, विड्रॉ करूंगा। पर मेरे को वापस उनको क्या बताने पड़ेंगे, रीजंस के, मैं विड्रॉ क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर एट द एंड ये सब करने के बाद उनके पास एक एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि जो फाइनल वर्जन है, भले मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ, पर यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल वर्जन। बिकॉज याद करो, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। तो मैं तुम्हें भले असिस्ट कर रहा हूँ, पर कल जाके कुछ गलती आई तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि तुम्हारी जिम्मेदारी। The practitioner should obtain an acknowledgement from the management and TCWG that they have taken the responsibility for the final action. क्या समझा पब्लिक को ये? ठीक है। जल्दी से यहाँ पे से एक बार से रीड करो। ज्यादा कर लिया था तुम लोगों ने? ठीक, जल्दी से एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस की चीजें करो।
डन। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी। तो टाइमली बेसिस के ऊपर उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैटर आया जो सफिशिएंट इंपॉर्टेंस का है तो उनको बता देंगे। अब हमारा क्या आएगा, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में कंटेंट्स में क्या आएगा, टाइटल आएगा। टाइटल के बाद क्या आएगा, एड्रेसी। अब इस बार एड्रेसी कौन होने वाला है, वेरी गुड, कौन होएगा, मैनेजमेंट, क्योंकि मैं असिस्ट को कर रहा हूँ उनको। फिर उसके बाद कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बाय द मैनेजमेंट। तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दी है उसके बेसिस के कंपाइलेशन जो है, फिर हम वहाँ पे लिख देंगे भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या क्या है, सारी चीजें हम लिख देंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFR, क्योंकि मेरे को कंपाइलेशन किसके हिसाब से करना है, AFR। फिर टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट है, P&L है, कैश फ्लो है, रिसीट एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो हर एक का हम क्या लिखेंगे, टाइटल। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या बोला, सबसे पहले टाइटल। टाइटल के बाद क्या बोला अपन ने, फिर उसके बाद क्या बोला अपन ने, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बाद में हम लिखेंगे कि हम लोग ने पूरा परफॉर्मेंस किसके हिसाब से किया, SRS। एक्सप्लेनेशन के भाई हम इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन दे रहे नहीं है, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कंपाइलेशन। अब जब हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो वहां पे डिस्क्राइब करो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, और यूजर्स का क्या करेंगे, ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करेंगे, टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन। हाँ, तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाला चैप्टर नहीं होगा, चैप्टर नंबर 9 किया अपने स्पेशलाइज एरियाज। तो यहाँ पे हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, पर्पस, एंड वी विल ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डेट। फिर क्या आ जाएगा, सिग्नेचर, और फिर क्या आ जाएगा, प्लेस। तो वापस एक बार, पहले क्या आया ऊपर, टाइटल। टाइटल के बाद आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द title of each statement, practitioner's responsibility, perform in accordance with the SRS, explanation that we do not express an opinion. When using special purpose framework में क्या डिस्क्राइब करूंगा, पर्पस, और मैं क्या ड्रॉ करूंगा, यूजर्स अटेंशन। फिर क्या आ जाएगा, डेट, फिर क्या आ जाएगा, सिग्नेचर, और फिर क्या आ जाएगा, प्लेस। क्या समझा आप लोग को, याद है, ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। टाइटल मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, रिसीट्स एंड पेमेंट, जो भी टाइटल होगा वो टाइटल हम वहाँ पे लिखेंगे। अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मतलब जैसे हमारा SQC होता है, तो एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी। एंगेजमेंट पार्टनर विल आल्सो हैव टू कंप्लाई विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। तो यहाँ पे भी भले हम लोग अश्योरेंस नहीं दे रहे, विल हैव टू कंप्लाई विद द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। हम डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, जो जो कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स आए रहेंगे, जैसे कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट लगी, इनअक्यूरेट लगी, मैंने मैनेजमेंट को बताई होगी, ये मैटर मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया। रिकॉर्ड ऑफ हाउ द कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल्स विद द रिकॉर्ड। मतलब वहां पे जो रिकॉर्ड दिया है, हमने जो कंपाइलेशन बनाया है उसी के साथ रिकंसाइल करके बताना है, मतलब रिकॉर्ड करना है कि भाई उसी के हिसाब से बनाए। मैं एक कॉपी रखूंगा फाइनल वर्जन का, बस मैंने कंपाइल करके के कुछ और दिया था, मैनेजमेंट ने उसके अंदर चेंज कर दिया, तो आई विल रिटेन अ कॉपी एंड रिकॉर्ड बेस्ड ऑन विच द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज। ठीक है, सो ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। सो SRS 4410, इट इज अबाउट व्हाट, कंपाइलेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे कोई एश्योरेंस सर्विसेज हो रही नहीं है, बट लेकिन ICAI बोला कि देखो बहुत सारे लोग क्या दे रहे हैं, कंपाइलेशन, तो ये प्रोसेस को हमें स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए कि कोई भी अगर समझो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिरादरी में से जो भी क्या कर रहा है कंपाइलेशन, वो ये चीज को फॉलो करे। तो पहले अपन ने समझा व्हाट इज द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जहाँ पे मैं उन्हें असिस्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस क्या है, या तो क्या है मैंडेटरी पीरियोडिक रिव्यू है, या तो क्या है अनरिलेटेड टू द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अनरिलेटेड होगा तो क्या होगा, इंटरनल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए चाहिए, या तो ट्रांजैक्शन पर्पस। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं उन्हें असिस्ट करना चाहता हूँ, विल टू परफॉर्म एज पर दिस SRS। स्कोप क्या होगा, केस टू केस बेसिस के ऊपर क्या होगा, वेरी होगा, बट लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बेसिस के ऊपर बनाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो हमें कौन देगा, मैनेजमेंट।
हो सकता है काफी बार मैनेजमेंट ने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे काफी जगह पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेट अस से जजमेंट जो लेना है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टीमेट, ये सारे जजमेंट कौन लेगा? मैनेजमेंट। अब डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जैसे कि अगर हम लोग ने कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किसके बेसिस के ऊपर है। नेचर ऑफ एंटिटी, इंटेंडेड यूज, ये अपन डिस्कस करेंगे एंड व्हेन यू गो टू चैप्टर 9। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो है, जनरल और स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक वाला पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो ये पॉइंट नंबर 5 विल बी इन डिटेल कवर व्हेन वी डू चैप्टर नंबर 9। हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बट इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एश्योरेंस दे रहा नहीं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सेम थे जो अपन ने ऐसे 210 में पढ़े थे। एक और पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ऐड किया हुआ, मैं क्या लिख दूंगा? इंटेंडेड यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनी रेस्ट्रिक्शन जो होना चाहिए ऑन द यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं परफॉर्म करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा ऑफ द एंटिटीज, बिजनेस, अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स। और एएफआरएफ क्या है? मैं कंपाइल करूंगा इंफॉर्मेशन किसके बेसिस के ऊपर? जो रिकॉर्ड दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, अदर इंफॉर्मेशन दिया है, जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट, एंड डिस्कस with the management the significant judgment. Prior to the compilation, read the financial information in the light of understanding and the AFRF. And when the practitioner becomes aware that the information is what? Incomplete या inaccurate, तो मैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन, या तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन है if the practitioner is, because the management has failed to provide the complete information, तो मैं क्या करूंगा? विड्रॉ एंड इन्फॉर्म किसको कर दूंगा? मैं मैनेजमेंट। सेकेंड, अगर समझे इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट है, तो आई विल रिक्वेस्ट टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन। इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर कि वहाँ पे जो भी कंपाइलेशन है वो सही नहीं है, अमेंडमेंट की जरूरत है, ये मिसलीडिंग है, और मैनेजमेंट भी इसे कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? विड्रॉ। वापस उनको क्या बता दूंगा? रीजंस। मैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ करूंगा, टीसीडब्ल्यूजी को, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसके ऊपर। और फिर उसके बाद मेरे को क्या देना पड़ेगा? रिपोर्ट। रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे? क्या आएगा वहां पे? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एएफआरएफ, title of practitioner responsibility, perform in accordance with SRS, explanation that we do not express and when using special purpose framework, describe मैं क्या करूंगा? पर्पस। ड्रॉ करूंगा यूजर्स अटेंशन, फिर क्या आ जाएगा? डेट, सिग्नेचर, प्लेस। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल में वहां पे हम क्या करेंगे? ओवरऑल क्वालिटी देखेंगे, और एंगेजमेंट कंप्लाई करता है किसके साथ? फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। डॉक्यूमेंटेशन में सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, record of how the compiled financial information reconciles with the record, copy of the final version and record based on which the financial information is compiled। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 4410। क्वेश्चन 9 के ऊपर जाते हैं अपन इसके। Now during the course of performing compilation engagement in accordance with SRS 4410, it becomes known to you that the client has suffered a theft of loss of 100 lakhs of his inventory over a period of time at a storage location visited infrequently. A claim was lodged by the client with the insurance company, which was repudiated due to certain technical reasons relating to the coverage of policy. Client was not preferred a complaint or the appeal against the said repudiation. The amount is reflected under the head current assets in the trial balance sheet of the client. Trial balance of the client. Discuss how we should proceed. अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने अपना क्लेम को क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट। तो अपने को ये पैसा तो मिलने वाला नहीं है, क्या ये करंट असेट में देखना चाहिए? क्या नहीं। कंपनी ने इधर कहाँ पे बताया? करंट असेट। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, तो मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा? तो इससे क्या करो? रेक्टिफाई। बट मेरे को लग रहा है कि नहीं, ये अभी भी सही नहीं है, मेरे को लग रहा है इसको अमेंड करने की जरूरत है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मिसलीडिंग है। तो वहां पे अगर समझो मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है और मुझे भी अमेंड करने नहीं देता है, तो मैं क्या करूंगा? विड्रॉ कर दूंगा और उनको अपने क्या बता दूंगा? रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही पूरा पॉइंट आ जाएगा कि अमेंडमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट अगर यहाँ पे डिक्लाइन करता है तो मैं क्या करूंगा? विड्रॉ, और साथ ही साथ क्या दे दूंगा? अपने लिस्ट ऑफ द फ्यू इंटेंडेड पर्पस ऑफ द कंपाइलेशन। याद करो पर्पस क्या है? एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था,
दूसरा क्या था, अनरिलेटेड टू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, उसमें तीन था, एक इंटरनल यूज के लिए जिसके मैनेजमेंट, एक एक्सटर्नल यूज जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, और एक क्या था, ट्रांजैक्शन पर्पस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट फॉर अ to be performed under SRS code for ONC. Is he required to comply with the ethical requirement of the code of ethics? Discuss briefly. क्या उसे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे? यस, बट लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट। हाउ डू रिलेटेड सर्विसेज डिफर फ्रॉम, तो याद करो अपने पहले लेक्चर में एक फ्लो चार्ट बनाया था, याद करो, ऑडिट होता है, याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें रिवाइज करवाया था ये, याद करो, अश्योरेंस है, नॉन अश्योरेंस है। अश्योरेंस में क्या आता है, हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल के ऊपर हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिट। तो बस यहाँ पे अपने को क्या समझा देना है कि रिलेटेड सर्विसेज में और बाकी सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो रिलेटेड सर्विस में मैं कोई अश्योरेंस दे रहा नहीं। नेक्स्ट, discuss the main documentation requirements to be taken care by the practitioner। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट वन, CAP has been appointed to compile the financial information of X Limited. CAP is confused whether he should apply the same procedures which are required to be applied to conduct an audit, and there are some other procedures to discharge the duties under such engagement. Define the characteristics of compilation engagement. What should be the approach of CAP for performing the engagement? तो यहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट वाला पूरा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है ना, जैसे कि रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर ये लोग क्या पूछ रहे हैं सवाल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो नए सारे चैप्टर्स है, हम कोई भी चीज को, कोई भी रद्दी के ऊपर वाले आंसर को भी छोड़ के जा सकते हैं नहीं है। बाकी बाकी सारे स्टैंडर्ड्स में देखोगे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ये वो सारे पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, रेयरेस्ट पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर ये लोग ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो वी कैन नॉट टेक अ रिस्क एंड स्किप एनी क्वेश्चन। बट स्टिल तुम्हारे अटेम्प्ट तक काफी बीच में 2-3 अटेम्प्ट हो जाएगी, तो तुमको एक आइडिया आएगा कि ऐसे किस लेवल के सवाल पूछ रहा है। उसके बाद इन केस इफ यू आर विलिंग टू स्किप और समथिंग, यू कैन टेक अ रिस्क। बट लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर तुम लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा, ये नोटबुक के 8 पेजेस भी अगर तुमने पढ़ लिए ना, तो भी तुम्हारा दोनों का दोनों SRS मोर और लेस अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, कवर। तो यू फोकस, क्या तुम ऑब्वियसली मेन जो टेक्स्ट बुक है उसको एक बार रेफर करो, बट लेकिन अगर ये 8 पेजेस नोटबुक के, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 30 minutes टू रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो उसको बस इतना कर लो, यू आर इन अ गुड पोजिशन टू क्रैक दोस थिंग्स। ठीक है, सो फिर भी एक बार जब भी तुम्हारा तुम्हारे बैच का रेलेवेंट रिवीजन लेक्चर होगा, उस टाइम पे मैं इसके ऊपर वापस चर्चा करूंगा कि मैंने तुमको पढ़ाया था, उसके बाद क्या क्या अपडेट्स आए, इंस्टीट्यूट किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। तो मैं वहां पे वो तुमको बता दूंगा कि क्या करना है। बट फिलहाल तुम्हारा फोकस किसके ऊपर रखो, जो मैंने यहाँ पे ये पीएम में मैंने जो मेरी रिटर्न नोट्स दी है, फिलहाल उतना रखने के ऊपर फोकस करो, वरना कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा पता है, रिटेंशन नहीं रहेगा। तो हमें फिलहाल क्या फोकस करना है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर। तो पहले इतना चीज करो, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उसमें तो हम कोई चीज स्किप ही नहीं कर सकते, उसको तो हम समराइज भी नहीं कर सकते। बिकॉज अगर तुम देखो ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में क्या आ रहा था, सवाल। तो वहां पे पूरी चीज करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे तुम पहले पहले इतना करो, फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा, जान बचेगी, तो तुम उसमें और पॉइंट्स करना चाहो तो करो। वरना क्या होगा बताए, यहाँ पे से अगर तुम एक आंसर भी अगर करते बैठे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेटर से तुम लोग ने सिर्फ परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट वहां पे से करते बैठे, इतना आंसर मेमोराइज करते करते भी है ना बहुत ज्यादा टाइम चला जाए। बट व्हेन यू पुट द समरी न्यूज परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, तुम 5 मिनट में क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा रिलेटेड सर्विसेज क्या हो गया, समाप्त। तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हमारा रिलेटेड सर्विसेज हो गया। तो तुम्हारे बैच में सिर्फ रिलेटेड सर्विस हुआ है और कुछ नहीं, राइट, ये एक मॉड्यूल में। तो हमारा एक चैप्टर समाप्त, दैट इज रिलेटेड सर्विसेज।